पेट कठोर है, पेट में वात बहुत ज्यादा है, तो उसमें शंख प्रक्षालन भी मैंने बोला। और आसन, अब जैसे मैं आप पेट को ठीक करने वाले आसन बता रहा हूं, ये मंडूक आसन आधा मिनट से 1 मिनट तक करना चाहिए। आधा मिनट आगे रुकेंगे ना, तभी वो पेट की गैस अपने आप रिलीज हो जाती है, आंतों का व्यायाम हो जाता है इसमें। राइट लेफ्ट साइड 32 फीट आंत है ये। इतना दबता है अंदर, समझ में आया कुछ? ये है मंडूकासन, ऐसे। फिर ये दूसरा सही है, ऐसे। तो मंडूकासन ये बहुत जरूरी है। मंडूकासन, योग मुद्रासन, वैसे पद्मासन में बैठ करके किया जाता है। वक्रासन, अर्धमत्स्येंद्रासन, फिर सीधे लेट करके पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन, नौकासन, कंधरासन और पादांगुष्ठासन, स्पर्शासन बताए थे ना आपको पेट के लिए पूरा पैकेज, वो बहुत जरूरी है। तो कुछ समझ में आई बात? ऐसे एक एक चीज को समझना आपको गहराई से। ये जो ट्रेनिंग है ना, ऐसा नहीं कि भाई औषध दर्शन याद हो गई मुझे तो, और मैंने तो बस ये आयुर्वेद सिद्धांत रहस्य पढ़ लिया और आसनों के बारे में मुझे जानकारी है। ये सारी पुस्तकें तो मुझे कंठस्थ हैं। आसन में जानता हूं, प्राणायाम भी जानता हूं, व्यायाम भी जानता हूं, खान पान भी जानता हूं। मात्र जानना समाधान नहीं है, और वो जानकारी तो होनी ही चाहिए। फिर कई तरह से जानकारी होनी चाहिए, मल्टी डायमेंशनल नॉलेज आपको होना चाहिए। तो पेट की कठोरता भी ऐसे दिल की भी कठोरता होती है, किसी दिमाग की भी कठोरता होती है। स्वभाव ना आदमी का बहुत फ्लैक्सिबल होना चाहिए। देखो दो चीजें, बॉडी भी फ्लैक्सिबल होनी चाहिए, माइंड भी फ्लैक्सिबल होना चाहिए, और व्यक्ति को अपने स्वधर्म, अपने कर्तव्य, अपनी ईमानदारी पर 100% अडिग भी रहना चाहिए, कठोर भी होना चाहिए। इसको बोलते हैं जीवन कैसा होना चाहिए। एक वाक्य लिखो, मृदोनी कुसुमादपि कठोराणि वज्रादपि। ऐसा आदमी को जीवन में भी कैसा होना चाहिए, कठोर भी होना चाहिए और कोमल भी होना चाहिए। कठोर माने दृढ़, अटल, कट्टर। आजकल कट्टर शब्द बड़ा उल्टा अर्थों में चल पड़ा है, इसलिए बड़ा बोलने में भी संकोच होता है। हाँ, पहले लोग कहते थे भाई मैं अपने कर्तव्य पर एकदम अडिग हूं, अटल हूं, मैं एकदम कट्टरवादी आदमी हूं, कभी झूठ नहीं बोलता हूं, मैं कट्टर हूं भाई अपने सिद्धांत का, अपनी मर्यादाओं का, अपने नियम का कट्टर हूं। मैं सुबह उठता हूं तो वो जो कट्टरवादी है ना, वो शब्द बड़ा खतरनाक तरीके से प्रयोग हुआ जाने लगा। इसलिए कठोर का अर्थ है अटल रहना, अटल, अडिग, अचल, अपने
कर्तव्य से, अपने मर्यादा से, अपने धर्म से, अपने नियम से, सत्य से विचलित नहीं होना, अविचल। हाँ, अविचल, अटल बोलते हैं, अविचल बोलते हैं, उसको बोलते हैं कठोर होना। अब जैसे ये खाना है, ये नहीं खाना, ये करना है, ये नहीं करना, इस पर कठोर तो होना ही पड़ेगा ना आपको। फ्लेक्सिबल होना चाहिए। किस बात के लिए? आदमी को स्वभाव में ना ऐसा नहीं होना चाहिए कि किसी से बनती ही नहीं। और कुछ तो खुद ही बोलते हैं, मेरा स्वभाव पता है ना, मैं सहन नहीं करता हूं, मेरा स्वभाव पता है ना, मैं झुकता नहीं हूं। अरे भाई ठीक है, तेरा पता है मेरे स्वभाव, अरे भाई मेरा स्वभाव पता है ना, जो है मैं बहुत कठोर हूं। अरे भाई कठोरता अपने प्रति रखो ना, कठोरता अपने प्रति, अपने सिद्धांतों मर्यादा के प्रति, और कोमलता सबके प्रति। सबके प्रति कोमल रहना चाहिए और स्वयं के प्रति व्यक्ति को कठोर होना चाहिए। मुझे क्या खाना पीना है, कैसे मुझे जीना है, कब उठना है, कब बैठना है, मेरा धर्म क्या, मेरा नियम क्या, मेरी मर्यादा क्या, मेरे सिद्धांत क्या, मेरा लक्ष्य क्या, मेरा ध्येय क्या है। स्वयं के प्रति कठोरता और सबके प्रति उदारता, उदारता, कोमल, फ्लेक्सिबल। अब बात आई समझ में? एक एक ग्रंथि खोल रहा हूं आपकी, ये भी एक बीमारी है कठोरता वाली। तो मैं आपको कठोर भी बनाना चाहता हूं और आपको कोमल भी बनाना चाहता हूं। ऐसे बनो। बहुत उपचार है, एक एक उपचार में बताने लगता हूं तो उससे संबंधित बहुत सी जानकारियां आ जाती हैं, इसलिए थोड़ी बीमारियों में ही हम कई जगह रुक जाते हैं। अब थोड़ा सा कुछ उपचार बताते हैं। आमातिसार की चिकित्सा जो है वो भी जैसे शंख भस्म है, लवण भास्कर चूर्ण है, पिसा हुआ जीरा है, ये सब जो है, थोड़ा सेंधा नमक आदि होता है, सब लवण भास्कर में सारे लवण आ गए। तो ये छाछ में डाल करके पीने से ना जो है ये अच्छा रहता है। लवण भास्कर और हिंगवाष्टक चूर्ण जो है ये छाछ में ऐसे ही पिला दिया करें। लवण भास्कर चूर्ण, हिंगवाष्टक चूर्ण तो अच्छा रहता है। कुटज घनवटी, उद्रामृत और चित्रकादिवटी, ये चित्रकादिवटी और कुटज घनवटी, किसी किसी को तो सामान्य आंव हो तो चित्रकादिवटी 2-2 गोली और कुटज घनवटी 2-2 गोली खाने से ही आंव संग्रहणी अच्छी हो जाती है। ज्यादा औषधियां किसी किसी को पाउडर आदि खाया नहीं जाता किसी से, तो उनको चित्रकादिवटी और कुटज घनवटी 2-2 गोली दे दो तो चूर्ण आदि नहीं खाया जाता, और उसको कुटजारिष्ट पिलाई दो तो भी ठीक हो जाता है। वैसे नहीं तो कुटज घनवटी, चित्रकादिवटी दोनों चीजें देने से, और हाँ अनार आदि का ही प्रयोग करवा दो। अब किसी किसी को अनार से एसिडिटी हो जाती है, अब बताओ इसका क्या करोगे? तो अनार का जूस पीने से एसिडिटी होती है। अनार का फाइबर के साथ धीरे धीरे चबा के खाने से एसिडिटी खत्म हो जाती है। अब ये बताओ, ये एक ही चीज से एसिडिटी हो रही है और उसी चीज से एसिडिटी ठीक हो रही है, तो आपको तरकीब पता होनी चाहिए। ओके जी, मैंने तो अनार का जूस पिया जी, एसिडिटी होगी, उससे तो दस्त लग गई, मेरी तो हालत खराब होगी। तो अनार को चाहे 2 ही चम्मच खाओ, चबा चबा करके खाओ, ऐसा इतनी सी बात से सावधानी से हो जाता है। फिर रक्त अतिसार, उसमें भी बिलवादी, सौंफ, इसबगोल, जीरा आदि और सब, बाकी तो मैंने बता दिया इसका सारा। और आंव में कई तरह की दिक्कतें हैं, फिर ये तो उसमें आंव संग्रहणी का और बता दिया। अब लीवर कमजोर होता है, अब ये लीवर के लिए एक बड़ी समस्या है, उसके लिए क्या करें? तो लीवर के लिए अपना सबसे अच्छा तो काढ़ा है, सबसे अच्छी औषधि है लीवर के लिए भूमि आंवला। भूमि आंवला लीवर के लिए सबसे अच्छी औषधि है। तो भूमि आंवला, पुनर्नवा, भूमि आंवला, पुनर्नवा और मकोई, ये 3 को मिलाकर के ही बनता है सर्वकल्प क्वाथ। इसलिए जितने भी ये जो अपनी औषधियां हैं, इनके जो एक्टिव कंपोनेंट्स हैं और जो जड़ी बूटियां, उनका तो पता होना चाहिए हमको। तो ये सबसे अच्छा है सर्वकल्प क्वाथ।
वैसे अभी हमने लिवामृत भी बना दिया है, लिवामृत। ये लिक्विड लिवामृत, ये बहुत अच्छी औषधि है लीवर की, इसका भी इस्तेमाल करना चाहिए। और सर्वकल्प को आता, और औषधियों में उसके लिए उदरामृत वटी, उदरामृत वटी वो बहुत अच्छी है। बाकी तो उसी जो मैंने अभी आपको बताया, हिंगवाष्टक, लवण भास्कर और चित्रकादि वटी, इनके अलग अलग प्रयोग हैं कोटधारिष्ठ आदि के। ये फिर पेट में अरुचि होती है तो चित्रकादि, उदरामृत, मुलैठी, सर्वकल्प। और पेट की कई तरह से समस्याएं हैं, अजीर्ण है, अना है, तो उसी में आपको मतलब एक बार पूरा पता लग गया कि ये विज्ञान क्या है, तो फिर ये अजीर्ण है, आधमान है, कब्ज है, गृहिणी है, और जो है ये पंचामृत परपटी, और ये सब भी उसी का ही। अब आज के विषय को एक विशेष बात से पूरा करते हुए आगे बढ़ेंगे, क्योंकि एक ही रोग से संबंधित कई तरह की छोटी छोटी समस्याएं होती हैं, उसके रोग उपरोग ऐसे हो जाते हैं। अब मैं आज आपको एक पूरा विज्ञान बता करके आज के सत्र को पूरा करूंगा, फिर दूसरे सत्र में हम चर्चा करेंगे। एक विज्ञान है पूरा का पूरा कि आप जो है आंतों को शक्ति देनी है तो क्या करें, इम्यून सिस्टम, इम्यूनिटी को बढ़ाना है तो क्या करें, मस्तिष्क को शक्ति देनी है तो क्या करें, हृदय को शक्ति देनी है तो क्या करें, खून को ताकत देनी है तो क्या करें, हड्डियों को ताकत देनी है तो क्या करें, मांसपेशियों को ताकत देनी है तो क्या करें। आपके सामने ये समस्याएं आएंगी। सबसे ज्यादा समस्या आती है लीवर कमजोर हो गया, और आजकल तो फैटी लीवर एक बड़ी समस्या है। अब ये जो कमजोरी शब्द ना है ना, ये इसके ऊपर आज बात करते हैं थोड़ी देर अभी। तो लीवर कमजोर है तो क्या करें, तो लीवर कमजोर है तो इसके लिए सैकड़ों उपाय हो सकते हैं। लीवर कमजोर है तो सबसे पहले तो यह है कि कब्ज नहीं रहनी चाहिए, तो कब्ज ना रहे उसके लिए उपाय आपको बताए कई। दूसरा, बहुत ही ज्यादा लीवर गड़बड़ है तो उसको शंख प्रक्षालन करवा देना चाहिए। शंख प्रक्षालन जो है वो अपने यहां पतंजलि योगपीठ में भी होता है और नेचुरोपैथ में भी करवाते हैं, बहुत जरूरी है। उससे आंतें और लीवर दोनों बहुत अच्छे हो जाते हैं। लीवर को मजबूत करने के लिए एकल औषधि का भी प्रयोग किया जा सकता है। एकल औषधि में सबसे अच्छा मैंने बताया प्रयोग है भूमि आंवला का रस पिलाएं, आंतों के लिए एकल औषधि में। दूसरा है औषधि होगी, व्हीट ग्रास भी अपने आप में औषधि है, व्हीट ग्रास का जूस पिलाएं। ताजा घृत कुमारी का जूस पिलाएं। ग्वारपाठे का पत्ता लिया, दोनों तरफ से काटा और उसको बीच में से गुद्दा निकाल करके और उसको थोड़ी देर तक उसमें मिक्सी में घुमा देने से वो लिसलिसापन दूर हो जाता है। घृत कुमारी का लिसलिसापन दूर करने के दो उपाय हैं। यदि आप उसको जूस बना करके पीना है तो थोड़ी देर उसको मिक्सी में डाल दो तो उसके पार्टिकल सब अलग अलग हो जाते हैं और एकदम पानी जैसा हो जाता है। कोई लिसलिसापन रत्ती भर भी नहीं रहता उसमें, आपको ऐसा लगेगा एकदम पानी जैसा। दूसरा, उसको यदि सब्जी बना करके आपको खाना है तो दोनों तरफ से पत्ते, ये पेट के लिए और वायु रोगों के लिए भी बहुत अच्छा होता है, धातु रोगों के लिए भी घृत कुमारी।
घृत कुमारी माने धातु की कमजोरी, किसी भी तरह से पुरुषों में हो या लेडीज के अंदर, लेडीज के अंदर उनको किसी भी प्रकार से लिकोरिया या तमाम तरह की दूसरी समस्याएं, पुरुषों में स्वप्न दोष और धातु की कमजोरी, पेशाब के साथ में गदलापन आना, बहुत तरह की समस्याएं होते हैं। किसी भी तरह के धातु रोग हैं तो घृत कुमारी को कई तरह से खाया जाता है। इसको दूध में पका करके इसकी बर्फी बन जाती है, घी में इसको भून करके इसके लड्डू बन जाते हैं, और इसको ऐसे ही सीधा सीधा ही खा लो ना, क्यों चौचले करो। ये कुछ लोग ना इधर उधर कई कर्मकांड करने लग जाते हैं। तो सीधा सीधा ले लो, दोनों तरफ से पत्ता काटो, बीच में से गुद्दा निकालो और उसको मिक्सी में घुमा लो, पानी बन जाएगा, पी लो। ये पानी पीना इसका धातु रोग पूरी तरह से जड़मूल से खत्म कर देता है। धातु की कमजोरी, हड्डियों की कमजोरी, चमड़ी की कमजोरी, लीवर की कमजोरी, मसाणी की कमजोरी, कहते हैं इसके मसाणे बहुत वीक हो गए, ऐसे पेड़ू भाग की कमजोरी, लीवर की कमजोरी। एसिडिटी का तो दुश्मन है एलोवेरा, एसिडिटी, अर्थराइटिस, वात और पित्त रोगों का तो दुश्मन है ये, बहुत जबरदस्त है। लीवर के लिए सबसे अच्छा है, मैंने कहा भूमि आंवला, उसके बाद अच्छा है उसके लिए एलोवेरा, उसके बाद में लीवर के लिए ये व्हीट ग्रास। व्हीट ग्रास का ये तो लीवर के लिए, आंतों के लिए, इस और खून बढ़ाने के लिए इससे बढ़िया कुछ भी नहीं हो सकता। कुछ दिन तक लगातार 50-50 ml सुबह शाम पिला दे तो लीवर एकदम अच्छा हो जाता है। और कपालभाति प्राणायाम तो करना ही पड़ेगा। और फैटी लीवर हो तो कपालभाति के साथ साथ उसको गोमूत्र का अर्क पिला दीजिए। गोमूत्र का अर्क लगातार 1 महीने तक पिला दीजिए और बाद में उसका चेक करवा लीजिए, फैटी लीवर एकदम ठीक मिलेगा। फैटी लीवर के लिए इससे बढ़िया और कोई चीज नहीं है, अद्भुत है। तो लीवर की कमजोरी के लिए आपको कुछ चीजें बता दी। इम्यून सिस्टम वीक है तो गिलोय से बढ़िया इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए कुछ भी नहीं है। जैसे एक एक चीज बताएं ना, तो लीवर के लिए सबसे अच्छा मैंने बताया भूमि आंवला, बाद में एलोवेरा और जो है मैंने व्हीट ग्रास आदि बताया। इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए सबसे अच्छा होता है सब प्रकार की इम्यूनिटी। इम्यूनिटी एक बड़ा शब्द है, माने पूरे शरीर का सामर्थ्य बढ़ना चाहिए। इम्यूनिटी बढ़ाने का मतलब है वो ब्रेन के लिए भी अच्छा होना चाहिए, वो हार्ट के लिए भी अच्छा होना चाहिए, वो लीवर के लिए भी अच्छा होना चाहिए, वो नर्वस सिस्टम के लिए भी अच्छा होना चाहिए, वो हड्डियों के लिए भी अच्छा होना चाहिए, वो स्किन के लिए भी अच्छा होना चाहिए। इम्यूनिटी पूरी बॉडी की, स्किन की अलग तरह की इम्यूनिटी है, आपके ब्लड की अलग तरह की इम्यूनिटी है, लीवर किडनी की और फेफड़े की, हार्ट की अलग तरह की इम्यूनिटी है। एक एक अंग कमजोर तो ये जो गिलोय है ना, अब किसी औषधि से आपको हम अर्थराइटिस के अलग अलग तरह के उपचार बताएंगे। किसी औषधि से किसी का अर्थराइटिस ठीक ना हो रहा हो तो गिलोय का रस पीने से अर्थराइटिस ठीक हो जाता है। किसी औषधि से किसी के अस्थमा कफ एलर्जी की प्रॉब्लम ठीक ना हो रही हो तो गिलोय पीने से ठीक हो जाती है। किसी औषधि से बुखार ठीक ना हो रहा हो तो गिलोय पीने से ठीक हो जाता है। डेंगू चिकनगुनिया के लिए इससे बढ़िया कोई औषधि ही नहीं। आजकल तो डेंगू और चिकनगुनिया की ऐसी मार पड़ी हुई है, हजारों लोग पूरे देश में बीमार हैं। माने चिकनगुनिया का गिलोय से बढ़िया पूरी धरती पर कोई इलाज नहीं है। गिलोय चिकनगुनिया के लिए, स्वाइन फ्लू के लिए, गिलोय जो है प्लेटलेट्स की कमी के लिए, डेंगू के लिए बहुत अच्छा है। अब डेंगू की बात आ गई तो उसके लिए और चिकनगुनिया के लिए बता देते हैं। चिकनगुनिया के लिए कैशोर गुग्गल, चंद्रप्रभावटी, और बहुत ज्यादा अंग जकड़ जाते हैं तो अश्वशिला, ये चिकनगुनिया के लिए बता दिया। कैशोर, चंद्रप्रभा और अश्वशिला। और जब बुखार चल रहा हो तो गिलोय का काढ़ा तो जरूर पिलाना है, और गिलोय घनवटी और गिलोय का काढ़ा, गिलोय घनवटी और गिलोय का काढ़ा। बुखार के दिनों में तो हम ज्वरनाशक 5 और दे देते हैं, ये बहुत आवश्यक है, नहीं तो बुखार टूटता ही नहीं किसी किसी का चिकनगुनिया में। तो गिलोय जो है ये हड्डियों के लिए, गिलोय चमड़ी के लिए, गिलोय जो है वो पेट के लिए, गिलोय जो है वो
अस्थमा के लिए, सब तरह की इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए गिलोय बहुत अच्छी चीज है। तो हार्ट की कमजोरी के लिए अर्जुन सबसे अच्छा, लीवर की कमजोरी के लिए भूमि आंवला और एलोवेरा और साथ में व्हीट ग्रास मैंने बता दिया, 3 सबसे अच्छे। मस्तिष्क की कमजोरी के लिए ब्राह्मी, शंखपुष्पी और अश्वगंधा सबसे अच्छा। ब्राह्मी, शंखपुष्पी, अश्वगंधा। तो अपने ब्राह्मी, शंखपुष्पी और तमाम तरह की जो और मस्तिष्क को शक्ति देने वाली तो औषधियां होगी मेधावटी। तो मेधावटी और अश्वगंधा कैप्सूल ये दोनों दे देते हैं तो आपके मस्तिष्क को पूरी ताकत मिल जाती है। तो ये मैं ताकत की बात कर रहा हूं, सारी लड़ाई तो ताकत की है, कमजोरी का नाम ही बीमारी है। तो मस्तिष्क के लिए मेधावटी और अश्वगंधा कैप्सूल, हृदय के लिए अर्जुन की छाल और जो है हृदयामृत सबसे अच्छा, आंखों के लिए आंवला या आमल की रसायन सबसे अच्छा, आमल की रसायन सबसे अच्छा। और चमड़ी के लिए तो मैंने आपको बता ही दिया कि गिलोय भी बहुत अच्छी है, और बाकी तो उसमें कायाकल्पटी या नीमवटी ये साथ में दे देते हैं, तो उससे भी फायदा, मतलब ज्यादा रोग होने पर उसका प्रयोग होता है। चमड़ी कमजोर होती है तभी उसके रोग होते हैं। इम्यूनिटी सबसे मेन है, गिलोय तो सब तरह की इम्यूनिटी बढ़ाती है। और जो है हड्डी की कमजोरी के लिए सबसे अच्छा गिलोय तो सबसे अच्छी है। गिलोय और एलोवेरा, गिलोय घनवटी 2-2 गोली और 4-4 चम्मच एलोवेरा पिला दें तो इससे बढ़िया कुछ नहीं हो सकता हड्डी के लिए। वैसे तो हड्डी के लिए पारिजात और निर्गुंडी भी काम करती है। माने एक रस पिलाना हो आपको तो निर्गुंडी, पारिजात, निर्गुंडी, पारिजात, गिलोय, एलोवेरा। निर्गुंडी, पारिजात, निर्गुंडी माने संभालू, पारिजात माने हार श्रृंगार, निर्गुंडी, पारिजात, एलोवेरा, घृत कुमारी और गिलोय। इनका रस पिलाने से हड्डियां बहुत ज्यादा मजबूत हो जाती हैं, बहुत ज्यादा मजबूत हो जाती हैं, और इससे बेहतर कुछ भी नहीं है। जिनकी हड्डियां कमजोर हो उनको ये देना चाहिए। और हड्डियों के लिए ये तो मैंने रस बताया, हड्डियों को मजबूत बनाने के लिए सबसे अच्छी होती है शिलाजीत। शिलाजीत और वंशलोचन, शिलाजीत, वंशलोचन, ये हड्डियों के लिए बहुत अच्छे होते हैं। किसी किसी की हड्डियां बहुत कमजोर होती है, किसी के छोटे बच्चों की, किसी किसी की छोटे छोटे बच्चों की। मैंने देखा आज से करीब 10 साल पहले की बात है, मैंने एक बच्चा देखा उसकी यहां से हड्डी टूट गई, यहां से छोटे बच्चों की ऐसी 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 हड्डी टूट जाती। क्या करेंगे? तो हमने उसको प्रवाल पंचामृत, मोती पिष्टी, मुक्ता शुक्ति, शंख, ये सारी हड्डियों को मजबूत करने वाली चीजें। शंख, कपर्दक, मुक्ता शुक्ति, शंख, कपर्दक, मुक्ता शुक्ति, मोती पिष्टी और वंशलोचन। जैसे शंख, जब किसी ये बच्चों को तो किसी किसी को हड्डियां इतनी कमजोर होती है, ऐसे थोड़ा सा दौड़ पड़ते टूट जाती है, बहुत बुरी हालत होती है उनकी हड्डियों की। ये बच्चों को अपवाद रूप में होता है, सबको तो नहीं होता। किसी किसी बच्चे की हड्डियां बहुत ही कमजोर होती हैं और जगह जगह से टूट जाती हैं। उनको शंख, कपर्दक, मुक्ता शुक्ति, मोती पिष्टी और वंशलोचन, इनका पाउडर मिला करके और खिला दो। अब पाउडर में मात्रा कैसे रखेंगे आप? 10 ग्राम शंख, 10 ग्राम मुक्ता शुक्ति, 10 ग्राम कपर्दक और 4 ग्राम इसमें मोती पिष्टी रख दो और 100 ग्राम ये वंशलोचन मिला दो। असली वंशलोचन होना चाहिए जो ब्राउन कलर का होता है। ये जो सफेद वंशलोचन है प्योर केमिकल है, 100% नकली होता है। जो सफेद वंशलोचन के नाम पर जो केमिकल मिलता है ये वंशलोचन होता ही नहीं। तो वो प्योर वंशलोचन हम यहां से भी आप उपलब्ध कराते हैं। खैर, तो ये इतना जबरदस्त होता है हड्डी की कमजोरी के लिए, ये कैल्शियम का रिच सोर्स है। खैर, ऐसे ये हड्डी के लिए मैंने आपको बता दिया, हड्डी की कमजोरी के लिए इम्यूनिटी। और अंतिम बात एक बता करके आज की बात को पूरा कर देता हूं। प्राणायाम करने से सब प्रकार की
एलर्जी दूर हो जाती है। किसी किसी को ना एलर्जी होती है, किसी को सांस की एलर्जी, जरा सा धुआं है, जरा सी धूल है, जरा सी कहीं सीलन है, कहीं जो है ह्यूमिडिटी ज्यादा, आर्द्रता, कहीं सीलन है, जरा सी गंध आ रही है, जरा सा धुआं है, जरा सी मिट्टी है, जरा सी ज्यादा गर्मी है, जरा सी सर्दी है, तो उसका मौसम गड़बड़ हो जाता है। किसी किसी को अलग अलग प्रकार के वातावरण से एलर्जी है। किसी किसी को दूध से, किसी को घी से, किसी को चने से, किसी को गेहूं से, बिस्किट, आटा और पता नहीं सब तरह के ग्लूटेन फ्री जो है, ग्लूटोन फ्री, ग्लूटोन जो भी बोलते हैं, वो बहुत ज्यादा हो रहा है। प्राणायाम करने से मैंने एक दो नहीं हजारों लोगों को देखा है, किसी को दूध से, किसी को दही से, किसी को खट्टी नींबू से, किसी को किसी फ्रूट विशेष से। आजकल एलर्जी टेस्ट ना करीब 500 प्रकार का जो है एलर्जी का टेस्ट होता है। पागल बना देते हैं आदमी को, हजारों रुपए तो उसी में बर्बाद हो जाते हैं। और फिर इलाज क्या बताएंगे, बोले इलाज कोई नहीं है। तो फिर बोले टेस्ट क्यों किए, बोले बस इसलिए किए कि जिस चीज से एलर्जी है उससे बचो। अब कुछ चीजों से तो बच सकते हैं, चलो गेहूं से एलर्जी है, ग्लूटोन से एलर्जी है तो फिर ठीक है उसको मत खाओ। किसी को खट्टी चीजों से एलर्जी है उसको मत खाओ। अब किसी को धूल धुएं से, मिट्टी ऐसे और मौसम से एलर्जी है तो क्या करोगे, कहां जाओगे, कौन सी दुनिया में जाओगे। इसलिए एक उपाय है, एनर्जी पैदा करो। क्या पैदा करो, एनर्जी। अब एनर्जी किससे पैदा होगी, एनर्जी पैदा होगी प्राणायाम से, योग से, सबसे ज्यादा प्राणायाम से। भस्त्रिका 5 मिनट, कपालभाति 15 मिनट, अनुलोम विलोम 15 मिनट। किसी भी तरह की एलर्जी हो तो उसको प्राणायाम करवा दो। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।